प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने आधुनिक हिंदी कविता की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम आधुनिक हिंदी कविता की प्रथम काव्य धारा भारतेंदु की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता की प्रथम काव्य धारा, जो कि नव जागरण के प्रथम दौर की प्रथम काव्य धारा है, जिसे पुनर्जागरण कालीन कविता या भारतेंदुगीन कविता के नाम से अभिहित किया गया है। ये कविता प्राचीनता एवं नवीनता के संधिकाल की कविता है। 1850 ईस्वी के बाद भारत में अंग्रेजी संपर्क के कारण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इसी कारण भारतीय समाज में एक नई चेतना जागृत होती है और इसी का प्रभाव जो है हिंदी साहित्य की कविता धारा में नवीन प्रवृत्तियों के उदय से होता है। दूसरी ओर प्राचीन जो प्रवृत्तियां थी वो भी इस काल की काव्य धारा में प्रचलित रही है और इसी कारण इस काल की कविता में एक और राष्ट्रीय चेतना व सामाजिक चेतना जैसे नवीन विषयों का, काव्य प्रवृत्तियों का समावेश होता है। तो दूसरी ओर श्रृंगार की परंपरा का भी निर्वहन होता रहता है, जो कि रीतिकालीन काव्य की एक परंपरा थी। हालांकि रीतिकालीन श्रृंगार से ये श्रृंगारिकता भिन्न है। इसमें मांसलता, नक्सिक वर्णन और अतिशय घोर श्रृंगारिकता का जो है अभाव है, उससे ये मुक्त है। आधुनिक हिंदी कविता के काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा करने से पहले अपने को आधुनिक हिंदी कविता की इस काव्य धारा के संबंध में विभिन्न जो आलोचक है, समालोचक है, उनके विचारों पर थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि आधुनिक हिंदी कविता की प्रथम काव्य धारा भारतेंदुगीन कविता या पुनर्जागरण कालीन कविता, जिसको भारतेंदु के नाम से भारतेंदुगीन कविता कहा गया है, उसके बारे में विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने शुक्ल जी के हवाले से लिखा है कि भारतेंदु ने हिंदी कविता को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे हिंदी साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। आधुनिक हिंदी साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों, नवीन युग का जो सूत्रपात किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। यद्यपि देश में नए विचारों और नई भावनाओं का संचार हो गया था, समाज में नई चेतना, नई जागृति आ रही थी, नए विचारों का उदय हो रहा था, परंतु हिंदी में उन विचारों का प्रभाव जो था वो दृष्टिगत नहीं हुआ था। उन नवीन विचारों, नवीन प्रवृत्तियों का हिंदी में, हिंदी काव्य पर प्रभाव, हिंदी काव्य में नवीन प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हुआ था और हिंदी काव्य धारा में नए विचारों, नई भावनाओं के समावेश का या प्रवेश का जो प्रयास है सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही किया गया और इसी कारण आधुनिक हिंदी कविता की प्रथम काव्य धारा को भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदुगीन काव्य धारा के काव्य स्वरूप पर काव्य प्रवृत्तियों के बारे में कहा है कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। ये टिप्पणी उनकी रीतिकालीन साहित्य काव्य के बारे में कि भक्तिकालीन जो काव्य था वो संतों की कुटिया, जिसमें संतों ने भक्ति परक रचनाएं की, उनकी जगह रीति काल में काव्य जो है वो राजाओं रईसों के दरबार तक सीमित हो गया था। जिस रीतिकालीन काव्य में राजाओं और रईसों, सामंतों के राज दरबार के विलासी चित्र ही देखने को मिलते हैं, जिसमें अपने सामंतों की श्रृंगारिक मनोवृत्ति को तुष्ट करने के लिए कवियों ने काव्य रचना की है। तो उससे कविता को
काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया। किसने? भारतेंदु युग के कवियों ने। और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने खड़ा कर दिया। इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि भारतेंदु जी ने या भारतेंदु युग में जो कविता है वह सर्वप्रथम जो है लोक जीवन से जुड़ती है और लोक जीवन की सुख दुख समस्याओं का जो है उसमें चित्रण होता है। तो सामाजिक चेतना जो है भारतेंदु युग की एक नई प्रमुख काव्य प्रवृत्ति बन करके उभरती है और उसमें भक्ति की जो प्रवृत्ति है वह भी चलती रहती है, जो कि रीति काल में थोड़ी सी गौण हो गई थी। रामविलास शर्मा ने भारतेंदुगीन कविता के बारे में लिखा है कि भारतेंदुगीन साहित्य को गदर से प्रभावित उन्होंने माना है और उसे जनवादी साहित्य या जनवादी कविता कहा है। और इसका अर्थ यह है कि आधुनिक हिंदी कविता की इस प्रथम काव्य धारा में सर्वप्रथम जो सामान्य जन है उसका चित्रण होता है, सामान्य जन की समस्याओं का चित्रण होता है, समाज में फैली हुई कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों का चित्रण होता है और उनके प्रति सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। उनके शब्दों में भारतेंदु युग का साहित्य भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। इस काल के कवि जो है वो भारतीय समाज का जो पुराना ढांचा था जिसमें अनेक अंधविश्वास, कुरीतियां और रूढ़ियां थी, वो उनसे ये संतुष्ट नहीं था और नई चेतना के परिणाम स्वरूप ये एक नए समाज का निर्माण करना चाहता था जो उन कुरीतियों, रूढ़ियों से मुक्त हो। और इसी कारण उन्होंने कविता को समाज सुधार का एक उपकरण बनाया। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर के मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का साहित्य है। भारतेंदुगीन कविता में सर्वप्रथम मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई या इसकी आवश्यकता व्यक्त की गई। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रामविलास शर्मा ने भी सामाजिक चेतनाओं को जो है वो भारतेंदुगीन कविता की एक प्रमुख काव्य प्रवृत्ति स्वीकार किया है। भारतेंदुगीन कविता की काल सीमा के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो भारतेंदुगीन कविता की जो काल सीमा है, समय सीमा है, वो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी निर्धारित की गई है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है इसकी समय सीमा जो है प्रथम उत्थान, नई धारा प्रथम उत्थान के नाम से संवत 1925 से 1950 अर्थात 1868 से 1993 ईस्वी तक निर्धारित की है। डॉक्टर नागेंद्र ने इसकी पूर्व सीमा जो है वो 1868 से स्वीकार की है। वैसे तो साहित्य में या काव्य में किसी भी काल की एक निश्चित सीमा रेखा खींचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी एक निश्चित तिथि से काव्य में या साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों का उदय होता है और एक निश्चित तिथि को वो समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। काव्य प्रवृत्तियों का जो विकास है वो धीरे धीरे होता है और उनका अवसान भी धीरे धीरे होता है। तो हिंदी भारतेंदुगीन कविता की एक समय सीमा का निर्धारण जो है भारतेंदु के जीवन काल जो कोई 1850 से 1885 है उसके आधार पर करना चाहिए। इस कथन पर विचार करते हुए इतिहासकारों ने ये माना कि 1885 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन के बाद भी उनके युग प्रवर्तक व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के उनके मंडल के कवियों ने जो है काव्य रचनाएं की है। और दूसरा कारण यह है कि 1900 ईस्वी में द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी का कविता में, हिंदी साहित्य में जो है आविर्भाव होता है और उन्होंने हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया। इस कारण 1885 के बाद भी 1900 ईस्वी तक जो है भारतेंदु की अपर सीमा निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार भारतेंदु युग की पूर्व सीमा क्या हो सकती है? जन्म काल से तो 1850 है, परंतु इतिहासकारों ने जो है भारतेंदु के रचना काल से इसकी पूर्व सीमा की बात कही है। जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने 1868 से इसकी पूर्व सीमा की बात कही है, और इसका कारण यह है कि 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रथम मासिक पत्रिका जो कवि वचन सुधा, उसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन जिस तरह से उनकी मृत्यु के बाद भी उनके काल की सीमा को, अपर सीमा को निर्धारित किया गया, उसी तरह उनके जन्म के कुछ समय पूर्व भी सामान्य रूप से 1850 ईस्वी से इस काल की पूर्व सीमा निर्धारित की गई। इस प्रकार भारतेंदु युग की जो काल सीमा है वह सामान्य रूप से 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी निर्धारित की गई है। इस काव्य धारा के जो प्रथम कवि है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इस काव्य धारा के नायक हैं, और उनके मंडल के कवि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र न केवल एक व्यक्ति थे बल्कि एक संस्था थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा इस काव्य धारा में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास व राधा कृष्णदास आदि प्रमुख कवि हैं। अब हम आधुनिक हिंदी कविता की प्रथम काव्य धारा भारतेंदु युगीन कविता या पुनर्जागरण कालीन कविता के काव्य प्रवृत्तियों पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। भारतेंदु युगीन कविता की प्रथम काव्य धारा जो है वो राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय चेतना मानी जा सकती है। अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप जो है भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता है, और भारतेंदु युग की कविता का भी प्रमुख स्वर राष्ट्रीय था या राष्ट्रीय चेतना है, क्योंकि इस युग के आरंभ से ही समस्त जो साहित्यकार थे, उनकी चेतना, समस्त साहित्यिक जो चेतना है वो अंग्रेजी शासन के विरोध में खड़ी होती है। यद्यपि अंग्रेजी सरकार के सुधारवादी कार्यों व उनके विकासवादी नीतियों के कारण कुछ साहित्यकार जो है वो अंग्रेज सरकार की राजभक्ति करने में भी लगे हुए थे, और इसी कारण इस युग की काव्य धारा में राजभक्ति का स्वर भी देखने को मिलता है। इस प्रकार इस काल की जो राष्ट्रीयता है उसमें दो स्वर देखने को मिलते हैं, देशभक्ति और राजभक्ति। देशभक्ति और राजभक्ति का द्वंद्व इस काल की कविता में हमें दिखाई देता है, परंतु फिर भी देशभक्ति का स्वर ही मूल है, और अतीत का गौरव गान भी इस काल की काव्य धारा में या इस काल की कविता में दृष्टिगत होता है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे भारतेंदु ने लिखा कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। प्रथम पंक्ति ये कह रही है कि अंग्रेजी राज्य में सब प्रकार से सुख सुविधाएं हैं, परंतु भारत का धन विदेश जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। ये बात अति कड़वी है, खारी है, चुभने वाली है। तो प्रथम पंक्ति जहाँ ये कहती है कि अंग्रेजी राज से भारत में सुख सुविधाओं का विस्तार हुआ है, तो एक तरह से राजभक्ति की श्रेणी में आती है, परंतु दूसरी पंक्ति जो है उसमें भारतीय धन का विदेश जाने के प्रति चिंता व्यक्त करके राष्ट्रीयता की बात कही गई। तो ये जो द्वंद्व है इस काव्य धारा के कवियों में देखने को मिलता है। राजभक्ति की बात करें तो विशुद्ध राजभक्ति परक काव्य की रचना भी इस काल में हुई है, जैसे प्रेमगंज की पंक्तियां में देख अभिव्यक्त करता हूँ या वाचन करता हूँ। करहूं आज सो राज आप केवल भारत हित, केवल भारत के हित साधन में दीने चित। यहाँ प्रेमगंज ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने केवल भारत के हित की दृष्टि से ही जो है, भारत की भलाई की दृष्टि से ही अपने सारे कार्य किए हैं, और भारत के हित की दृष्टि से भी उन्होंने शासन संभाल रखा है। लेकिन देशभक्ति का स्वर मूल है, और साहित्यकार ये समझ गए थे कि अंग्रेज जो है भारतीयों में
भारत में सुविधाओं के विस्तार के नाम पर वास्तव में भारतीयों का शोषण ही कर रहे हैं। इसी कारण इस काल की कविता में देखने को मिलता है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। ये मुकरी है और मुकरी के माध्यम से भारतेंदु जो है उन्होंने अंग्रेजों की कथनी और करनी में अंतर जो है, अंग्रेजों की जो शोषण नीति है उसके बारे में लिखा है कि अंग्रेज बड़े चातुर्यपूर्ण ढंग से अपने बातों की चातुर्यता से अपनी नीतियों को भारत के हितैषी बताते हैं, परंतु वास्तव में इन नीतियों के माध्यम से वो अपना ही भरण पोषण करते हैं और भारतीयों का हर तरह से शोषण करते हैं। राष्ट्रीयता की ये भावना जो है भारतेंदु के कवियों में भाषा की दृष्टि से भी देखने को मिलती है और अंग्रेजी भाषा का जिस तरह से प्रचार किया जा रहा था, अंग्रेजी माध्यम का जिस तरह से प्रचार किया जा रहा था और भारतीयों को अंग्रेज बनाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे भारतीय जो सकल सूरत से जो है भारतीयों पर मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम हो। तो इसी कारण इस काल के कवियों ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एक। हृदय की पीड़ा जो है वो अपनी भाषा के ज्ञान से ही दूर हो सकती है और अपनी भाषा से ही सभी प्रकार की उन्नति हो सकती है। इस काल की दूसरी काव्य धारा की अपन बात करें तो वह सामाजिक चेतना, और जैसा कि हमने रामविलास शर्मा जी के कथन में जाना था, सामाजिक चेतना इस काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है, क्योंकि इस काव्य धारा में पहली बार सामाजिक जीवन और सामान्य जीवन की समस्याओं पर अभिव्यक्ति हुई और कविता जो है इस काल में सामाजिक विसंगतियों, सामाजिक रूढ़ियों, रुग्णताओं के प्रति चेतना जागृत करने और आवश्यक सुधार लाने के एक उपकरण के रूप में प्रयुक्त हुई है। इस काल की कविता में उस समय की जो सामाजिक रूढ़ियां, कुप्रथाएं जैसे छुआछूत है, सती प्रथा है, विधवा विवाह है, इन सभी का बाल विवाह है, इन सभी का चित्रण किया गया और इनके प्रति चेतना व समाज में सुधार लाने की आवश्यकता अभिव्यक्त की गई है। अपन उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे भारतेंदु ने लिखा है कि बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर, कि धर्मों के माध्यम से हमने छुआछूत ही बढ़ाया। भारतीय समाज में वर्णाश्रम धर्म की जो श्रेष्ठता रही है, जाति प्रथा जो क्या उस समय जाति प्रथा जो थी उस समय चरम पर थी और अस्पृश्यता का जो है प्रचलन था, तो उन्होंने यहाँ व्यंग्य रूप में कहा कि हमने धर्म के माध्यम से और कुछ नहीं जाना, केवल छुआछूत को ही के कर्म को ही बढ़ाया है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है उसका खंडन करता है और समाज में मनुष्य के बीच समता, समान स्वतंत्रता और भाईचारे की वकालत करता है। इसी तरह विधवाओं की जो व्यथा है उसको व्यक्त करते हुए प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है कि कौन करे जो नहीं कशकत है, सुनी विपत्ति बाल विधवा। ऐसा कौन स्टूर हृदय होगा जो बाल विधवाओं की पीड़ा को सुन करके भी व्यथा से व्यथित नहीं हो जाएगा। मतलब विधवाओं की कितनी दुर्दशा उस समय भारतीय समाज में थी, लेकिन उनको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, सामाजिक अनुमति। तो इस काल के कवियों ने विधवाओं के पुनर्विवाह की आवश्यकता पर जो है वो बल दिया है। इसी तरह अंग्रेजों की शोषण नीतियों के कारण भारतीय धन जो विदेश जा रहा था, भारत में काल, महंगाई, कर का बोझ और
भारतीयों की जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे दयनीय होती जा रही थी, और उसी स्थिति का चित्रण जो है सामाजिक, उस स्थिति का जो चित्रण है, सामाजिक आर्थिक स्थिति का चित्रण, वो भी इस काल के कवियों ने किया है। जैसे भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में भारत की उस दुर्दशा का चित्रण करते हुए, चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि रोऊं सब मिले आवहूं भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। और इसी तरह की अभिव्यक्ति प्रताप नारायण मिश्र ने भी की है एक गजल के माध्यम से कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और इनके प्रताप नारायण मिश्र इसमें कहते हैं कि अभी तो भारतीयों की और भी अधिक दुर्दशा होने वाली है। इस प्रकार समाज की समस्याओं का चित्रण और समाज की समस्याओं के प्रति चेतना जागृति और उनमें सुधार की जो प्रवृत्ति है या जो अभिव्यक्ति है वो इस काल की कविता में दृष्टिगत होती है, जो कि इस काल की कविता का एक प्रमुख स्वर है। फिर है भक्ति भावना। भारतेंदु युगीन कवि जो है वो प्राचीनता से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाए थे, और रीतिकालीन कविता जो कि श्रृंगारिकता की अतिशयता के कारण दूषित हो गई थी, उसको फिर से भारतेंदु युगीन कवियों ने भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया। यद्यपि भारतेंदु युग के कवियों ने मध्यकालीन भक्ति परंपरा के अनुरूप ब्रह्म चिंतन या हठ योग जैसे विषयों पर काव्य रचना नहीं की है। इन्होंने जो है भक्ति के तीन स्वरूप या तीन रूप कवि इस काल की काव्य धारा में चित्रित किए हैं। एक तो है निर्गुण भक्ति, दूसरी है वैष्णव भक्ति, और तीसरी है स्वदेशानुराग युक्त ईश्वर भक्ति। इस काल की भक्ति भावना की अगर अपन विशेषता देखें तो सबसे बड़ी जो बात है उसमें वह है कि देश भक्ति और ईश्वर भक्ति का जो समन्वय है इस काल की भक्ति भावना में दृष्टिगत होता है। जैसे उदाहरण अगर अपन देखें तो भारतेंदु ने लिखा है कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारतवासी। इसमें भारतवासियों की दुर्दशा के बारे में वो करुणानिधि केशव यानी ईश्वर से, करुणा के सागर जो ईश्वर है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, और भारतवासियों की दुर्दशा का हरण करने के लिए उनको पुकार रहे हैं कि अनेक प्रयत्नों के बाद भी भारतीयों को इस दुर्दशा से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो ये स्वदेशा अनुराग युक्त ईश्वर भक्ति है। इसके अलावा इस काल की भक्ति भावना में जो है वो कृष्ण भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। इसका कारण शायद इस काल के काव्य धारा के जो नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है उनका वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होना हो सकता है। उन्होंने लिखा भी है कि मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लला वर्ष भानु दुलारी। प्रकृति चित्रण भी इस काल की काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रकृति चित्रण के संबंध में इस काव्य धारा के कवियों ने यद्यपि परंपरा का ही निर्वाह किया है, और प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण ही अधिक देखने को मिलता है। जैसे भारतेंदु की बसंत होली जो कविता है, अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा है, गोविंद गिला भाई की सठ ऋतु है आदि में बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु में नायक नायिकाओं की मनोदशाओं के चित्रण में ही कवियों की जो रुचि है वो अधिक रमती है, और इस कारण यहाँ बसंत और वर्षा का आलंबनात्मक चित्रण न होकर के उद्दीपनात्मक चित्रण होता है। सौंदर्य बोध में सहायक जो है स्वतंत्र प्रकृति चित्रण का श्रेय
इस काल के कवि ठाकुर जगमोहन सिंह जी को दिया जा सकता है, जिसमें प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण व नैसर्गिक दृश्यों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। इन्होंने विंध्य पर्वत श्रृंखला की प्रकृति सौंदर्य का चित्रण अपने काव्य में किया है और इसका एक उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है। पहाड़ अपार के लाश से कोटिन ऊंच ऊंच शिखा लगी अंबर चूम, निहारत दीठी भ्रमे पग या गिरिजात उतंगता ऊपर झूम, प्रकाश पतंग सुचोटिन के विकसे अरविंद मलिंद सुझूम, लसे कटि मेखला के जग मोहन कार्य घटागन घोरत हूँ। इसमें जो है विंध्य श्रृंखला के पर्वतों की जो सुंदरता है, सौंदर्य है, उनकी उत्तुंगता यानी उच्चता, जिसको देख करके दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है और जिनकी ऊंचाई जो है कैलाश पर्वत के समान है और जिन पर काले बादलों की घटाएं मेखला के समान झूमती रहती है और कमल दल जो है वहां विकसित हो रहे हैं, इसका चित्रण स्वतंत्र रूप से किया गया है। अगर उद्दीपनात्मक चित्रण की बात करें तो भारतेंदु का ये छंद दृश्य है कि जोर भयो तन काम को आयो प्रकट बसंत, बाढ़ो तन में अति विरह बहु सब सुख को अंत। बसंत ऋतु के आने पर जो विरहणी नायिका है उनकी विरह दशा विरह वेदना जो बढ़ गई है और सब सुख को का जो है वो अंत करने वाला बसंत को बताया। तो उद्दीपनात्मक व स्वतंत्र रूप से चित्रण दोनों ही देखने को मिलते हैं, पर उद्दीपनात्मकता की प्रधानता नहीं। इसके अलावा इस काल की कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता भी रही है और इस काव्य धारा के कवियों ने राधा कृष्ण के संदर्भ में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और प्रेम फुलवारी में कहीं कहीं तो भक्ति परक श्रृंगार और कहीं कहीं विशुद्ध श्रृंगार का चित्रण किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह के प्रेम संपत्ति लता का एक छंद जो है निश्चल व रागात्मक प्रेम के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है कि अब यूं उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लग के छतियां, मन की करी भांति अनेकन ओ मिल कीजिए रस की बतियां, हम हारी परे करी कोटि उपाय लिखी बहुनेह भरी पतियां, जगमोहन मोहनी मूरत के बिना कैसे कटे दुख की रतियां। तो भारतेंदु ने भी प्रेम के बारे में लिखा है कि प्रेम सरोवर नीर को ये मत जाने कोई, ये मदिरा को कुंड है नाथई बोरो। अर्थात प्रेम जो है वह कोई पानी का तालाब नहीं है, ये तो मदिरा का कुंड है जिसमें जो भी स्नान करता है वो बोरा जाता है। इसके बाद हास्य व्यंग्य भी इस काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है, इस काव्य धारा की, इस कविता की। और इस धारा के कवियों ने समाज की विसंगतियों, अंधविश्वासों, कुरीतियों, पश्चिमी सभ्यता और विदेशी शासन पर जो है वो तीखे व्यंग्य किए हैं। शासन में हिंदी के स्थान पर उर्दू के प्रति अत्यधिक आग्रह को देखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उर्दू का स्यापा नामक हास्य व्यंग्य रचना लिखी थी। और नए जमाने की जो मुकरी है उसमें भारतेंदु ने तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों को उभारने का प्रयास किया है। तत्कालीन समाज में प्रचलित मद्यपान की बुराई पर व्यंग्यात्मक रूप से लिखित ये मुकरी द्रष्टव्य है। मुकरी का जो है, मुकर का अर्थ होता है मुकरना, मना करना। मतलब मुकरी जो है श्लिष्ट
अर्थ देने वाली होती है। और इसके चतुर्थ चरण में जो है, जो प्रधान अर्थ है उसको नकार करके नए अर्थ की जो है स्थापना की जाती है। तो मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सके सज्जन नहीं शराब। इसमें शराब के कितने दुर्गुण बताए हैं कि जब वो एक बार मुंह लग जाती है तो छूटती नहीं है, जाति मान धन सब तरह से व्यक्ति को कंगाल करती है, उसको पागल कर देती है। इसी तरह अंग्रेजी राज की मंशा अनुसार अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे भारतीय युवाओं पर यह व्यंग्य दृश्य है कि जग जाने इंग्लिश हमें, वागी वस्त्रें दोई, मिटे बदन पर श्याम रंग, जन्म सुफल था। मतलब भारतीय युवा वर्ग में क्या हो गई थी कि हमारा जन्म तब धन्य हो जब हमारा ये श्याम रंग है, भारतीय जो श्याम रंग है वो मिट जाए और अंग्रेजों की तरह श्वेत हो जाए और हमें लोग इंग्लिश जानने लगे, अंग्रेज जानने लगे। वागी वस्त्रें, वागी यानी वाणिज्य वस्त्र यानी वेशभूषा से। तो भारतीय धीरे धीरे अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम हो रहे थे। भारतीय युवा वर्ग में इसका खास प्रचलन था, इस पर यह व्यंग्य किया गया है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति इस काल की एक नवीन काव्य प्रवृत्ति है और इस काल में जो है कवि गोष्ठियों का आयोजन होता था और इन कवि गोष्ठियों में कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति करवाई जाती थी। इस काल में ऐसे काव्य संगठन भी देखने को मिलते हैं, जैसे भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धिनी सभा, कानपुर का रसिक समाज और बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद में स्थापित कवि समाज। ऐसे ही मंच थे जहां पर नियमित रूप से कवि गोष्ठियों का आयोजन होता था। अंबिका दत्त व्यास ने जो है कविता वर्धिनी सभा में पूरी अम्मी की कटोरिया से चिरंजी रहे विक्टोरिया रानी, ये समस्या पूर्ति करके ही सुकवि की उपाधि प्राप्त की थी। और समस्या पूर्ति से संबंधित ग्रंथ भी इस काल में रचे गए हैं, जैसे दुर्गा दत्त व्यास का समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति सर्वस्व आदि। काव्यानुवाद भी इस काल की कविता की एक प्रवृत्ति रही है। इस काल के कवियों ने मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत और अंग्रेजी से काव्यों के अनुवाद भी किए हैं और इस दृष्टि से राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत जो है वो उल्लेखनीय है। इसी तरह भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र जो है इनका तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी जो है ऋतु संहार और मेघदूत का अनुवाद किया। अंग्रेजी से अनुवाद जो है वो श्रीधर पाठक ने किया है और श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ द्वारा रचित हर्मिट और डेजर्टेड विलेज को, हर्मिट को एकांतवासी योगी और डेजर्टेड विलेज को जो है उजड़ ग्राम के नाम से अनुदित किया है। अब अगर अपन इस काव्य धारा के कला पक्ष की बात करें तो पहले है भाषा। इस काव्य धारा की जो भाषा है वो ब्रज भाषा रही है। भले गद्य की दृष्टि से खड़ी बोली को इस काल में अपनाया गया हो, परंतु कविता की भाषा जो है इस काल में ब्रज ही बनी रहती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यद्यपि खड़ी बोले में भी कविता लिखने का प्रयास किया और कुछ कविताएं लिखी भी है, परंतु उनमें वैसी सरसता और लालित्य नहीं है और इसी कारण भारतेंदु ने भी लिखा था कि ब्रज भाषा में ही कविता करना उत्तम होता है और इसी से सब कविता ब्रज भाषा में ही उत्तम होती है। तो भाषा की दृष्टि से इस काल की जो कविता है वो प्राचीनता को ही ग्रहण किए रही,
भले ही प्रवृत्तियों की दृष्टि से उसमें नवीन विषयों का समावेश हो गया। काव्य रूपों की अगर चर्चा करें तो इस काल की कविता में काव्य के विविध रूप जो है वो देखने को मिलते हैं, यद्यपि प्रधानता मुक्तक की रही है। कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं, जैसे भारतेंदु परिणीत, भारतेंदु द्वारा रचित जो है रानी छद्म लीला और देवी छद्म लीला है। रीतिकालीन सतसई परंपरा का अनुसरण अंबिका दत्त व्यास की सुकवि सतसई में देखने को मिलता है। इसके अलावा गजल, उर्दू की गजल जो है उसकी रचना भी भारतेंदु द्वारा रसा उपनाम से की जाती है और प्रेमगंज द्वारा भी अब्रुक नाम से की जाती है। इसके अलावा लोकगीत, गजलियां और लावनियां भी इस काल की कविता में देखने को मिलती है। छंदों और अलंकारों की दृष्टि से अगर बात करें तो इस काल की कविता में परंपरागत छंद योजनाएं दृष्टिगत होती है। दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, रोला आदि मात्रिक छंद व सवैया, कबीर, वंशस्थ, वसंत, तिलका आदि वर्णिक छंदों का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। भारतेंदु ने पद में भी रचना की है। इसके अलावा उन्होंने प्रात समीरण जो कविता है वो बंगाल के पयार छंद में लिखी है। अलंकारों का सहज प्रयोग इस काल की कविता में देखने को मिलता है। रीतिकालीन अलंकरण की प्रवृत्ति जो है उससे इस काल के कवि मुक्त होते हैं और सामान्य रूप से उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग जो है इस काल की कविता में देखने को मिलता है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी कविता की जो प्रथम काव्य धारा है भारतेंदुगीन कविता, वह भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की दृष्टि से अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। धन्यवाद।